हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण का अगला हिस्सा। पीछे हमने पाचन तंत्र के बारे में शुरुआती बातें पढ़ी थी और पढ़ा था कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं और जीभ क्या काम करती है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो दोबारा देख सकते हैं। इसके साथ ही हम अगले भाग पर बात करते हैं। अगले हिस्से में मानव में पाचन, ये हम पीछे शुरुआत कर चुके हैं इसकी। भोजन एक क्षैतिज नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। यह नली के विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है मुख गुहिका, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद आमाशय, उसके बाद क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय और मलद्वार। आपको ये हेडिंग अच्छे से याद कर लेने चाहिए ताकि आपको इनको प्रश्नों को याद करने में दिक्कत ना हो। तो यहां हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस मुख के हिस्से को हम बोलते हैं मुख गुहिका। मुख गुहिका में क्या क्या है? मुख गुहिका में सबसे अगले हिस्से में होठ है, होठ के बाद फिर दांत, दांत हमने पढ़ा था 4 प्रकार के होते हैं, फिर जीभ, जीभ के नीचे लाल ग्रंथि और पीछे की ओर ग्रसनी शुरू हो जाती है। तो यहां से शुरू करके और ये जो नली है जो आमाशय तक जाती है, इसे हम बोलते हैं ग्रसनी या भोजन नली। ये भोजन नलिका आमाशय में खुलती है। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है। आमाशय से यह जाती है छोटी आंत में। ये जो बीच में आप कुंडली के रूप में एक पाइप जैसी संरचना देख रहे हैं, ये है छोटी आंत, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत से बड़ी आंत में शुरू होता है। हरे रंग की जो आप देख रहे हैं ये बड़ी आंत है। बृहदांत, ये बृहदांत जो है ये आगे जाकर खुलती है मलाशय में और मलाशय आगे खुलता है गुदा द्वार से। तो ये हमारे भोजन की पाचन तंत्र के मुख्य हिस्से हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं, मुख गुहिका, भोजन नली, भोजन नली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद क्षुद्रांत, क्षुद्रांत के बाद बृहदांत, बृहदांत के बाद फिर मलाशय और मलाशय के बाद गुदा या मलद्वार। तो मुख गुहिका के बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण, अंदर ले जाना। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। मुंह में दांत भोजन को छोटे छोटे कण में तोड़ते हैं। जीभ व लार की मदद से भोजन को अच्छी तरह मिलाती है एवं भोजन को लसलसा बनाती है। तो लार जो है वो भोजन को चिकना बनाती है। यहां लार के उपस्थित एंजाइम लार एमिलेज नाम का एंजाइम मंड स्टार्च कणों को शर्करा में बदल देता है। तो भोजन का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। यहां हम मुख के हिस्सों को देख सकते हैं। सबसे पहले होठ है, होठ के बाद दांत, जीभ और जीभ के नीचे होती हैं लार ग्रंथियां जिनमें से लार निकलती है। ये लार में एक एंजाइम होता है एमाइलेज। ये भोजन में उपस्थित मंड यानी कि स्टार्च को शर्करा में बदलकर भोजन का पाचन प्रारंभ कर लेता है। पीछे की ओर जो आप ये निशान देख रहे हैं, यहां नाक खुलती है हमारी मुंह के अंदर और पीछे फिर भोजन नली शुरू हो जाती है। तो भोजन नली नंबर 2, भोजन नली को ग्रसिका भी कहते हैं। निगलना हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। जो भी हम निगलते हैं वो ग्रसिका में चला जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई, छाती से होती हुई ग्रसिका की भित्ति संरचना से भोजन नीचे की ओर सरकता है। तो यहाँ आप भोजन नली को देख सकते हैं। इस भोजन नली यानी ग्रसिका से होता हुआ भोजन इस आमाशय में आ जाता है। तो हम अब आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। आमाशय, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा और यू आकृति का होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। यह एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुल जाता है। यहाँ देखिए ये ग्रसिका खुलती है आमाशय में और आमाशय यहाँ से प्राप्त करता है ग्रसिका से भोजन और फिर यहाँ ये छोटी आंत में खुल जाता है, क्षुद्रांत में खुल जाता है। आमाशय में भी पाचन होता है। भोजन नली में कोई पाचन नहीं होता है, तो आमाशय में पाचन होता है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्म, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस, ये 3 तरह की चीजें स्रावित करता है। 3 रस स्रावित करता है, श्लेष्म, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे
पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है और पाचक रस, जठर रस, प्रोटीन का संश्लेषण सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो जठर रस होता है जिसमें पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। क्षुद्रांत, छोटियां, आप यहां देख रहे हैं चित्र में जो ये बीच में कुंडलित क्षेत्र है, बहुत सारी कुंडलित पाइप जैसी दिख रही है संरचना, ये है हमारी क्षुद्रांत। ये बहुत लंबी होती है। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत अग्नाशय के स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जब क्षुद्रांत के निचले हिस्से में पहुंचता है तो यहां आंत रस पाचन प्रक्रिया को पूरा कर देता है। तो क्या होता है छोटी आंत में, जो हमने भोजन खाया था उसमें जो कार्बोहाइड्रेट थे वो सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में बदल जाते हैं, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है और प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार पूरे भोजन का पाचन हो जाता है। अब पाचन के बाद इसका अवशोषण होना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा कि 2 रस छोटी आंत को मिले थे, एक यकृत रस और एक अग्नाशय पीतरस जो यकृत से आया था और एक अग्नाशय रस। तो यकृत क्या है इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा से पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ जो ये ग्रंथि देख रहे हैं आप, ये जो ग्रंथि देख रहे हैं लाल भूरे रंग की, ये है यकृत। और ये जो हरे रंग की एक थैली आप देख रहे हैं, ये जो थैली है इसे हम बोलते हैं पित्ताशय। तो यकृत जो रस बनाता है वो पित्ताशय में इकट्ठा होता रहता है और जब हम भोजन खाते हैं तो ये पित्ताशय पिचक जाता है और इससे जो सिकुड़ जाता है और इससे जो रस निकलता है वो यहाँ अग्नाशय नली द्वारा इस छोटी आंत में अगले हिस्से में पहुंच जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। यहाँ आप अग्नाशय का चित्र देख रहे हैं। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि जो अग्नाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अग्नाशय है और ये यकृत है। तो यकृत का रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है और पीत रस निकलता है और अग्नाशय, और दोनों मिलकर इकट्ठे यहाँ एक नली बन जाती है और ये खुल जाती है क्षुद्रांत के अगले भाग में। तो अग्नाशय से जो रस निकलता है उसे हम अग्नाशय रस कहते हैं और यकृत से जो रस निकलता है उसे हम पित्त रस कहते हैं। तो क्षुद्रांत में अवशोषण कैसे होता है? जो भोजन पच चुका है, पीछे हम पढ़ चुके कि भोजन अभी पच जाता है, तो पचने के बाद उसका अवशोषण कैसे होता है? पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति पर स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्तियों पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। इन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम की सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घरोम के सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जल में होता है और जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपने समझा कि क्षुद्रांत से भोजन का अवशोषण दीर्घरोम द्वारा होता है। ये उसके बाद कहां चला जाता है? रक्त में चला जाता है। रक्त से फिर सभी कोशिकाओं में पहुंचेगा। कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसका दहन होगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा और साथ में ऊर्जा निकलेगी। इसी ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। जो भोजन नहीं पचा है उसका क्या होगा? बृहदांत। बृहदांत जो है, ये बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और थोड़ी छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करता है। जो हमारा बचा हुआ भोजन है उसमें जो उपयोगी लवण रह गए हैं और जल अतिरिक्त है उसे सोख लेंगे। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में आता है। गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है बृहदांत्र। इस बृहदांत्र में भोजन अवशोषण होता है अतिरिक्त जल का और लवणों का।
उसके बाद ये जो निचला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये निचले हिस्से में, ये इस निचले हिस्से को हम कहते हैं मलाशय। इसमें अपचित भोजन जमा होता रहता है, भंडारित होता रहता है, और जब ये भर जाता है तो गुदा द्वारा ये अपचित भोजन बाहर निकल जाता है।